और थर्ड एडवांटेज मेटामॉरिज्म का तीसरा फ़ायदा ये है कि बॉडी के डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। इसको आसान लफ्ज़ों के अंदर भी अभी आपको एलेबोरेट कर देते हैं। फंक्शन जो होते हैं फीडिंग, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन्स इन अ मेटामेरिक एनिमल इज़ कॉल्ड टेगमाटाइजेशन। तो ग्रीक वर्ड टेगमा का मतलब होता है अरेंजमेंट। जो टेगमाटाइजेशन का प्रोसेस है एनिलीटा और इसी का ही जो सिस्टर ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, दोनों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आर्थ्रोपोडा के अंदर ये ज़्यादा एलेबोरेट और ज़्यादा क्लियर होता है। रीज़न इसका ये है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिनके अंदर हम आसान एग्जांपल लेते हैं बेटे इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े, जिस तरह से चूंटी है, मक्खी है, ड्रैगन फ्लाई है, इनके अंदर बॉडी के 3 सेगमेंट्स होते हैं: हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। हेड के अंदर जो है सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, जिस तरह से इनकी आँखें, एंटीनिया वगैरह, और थोरेक्स के अंदर इनकी लेग्स और विंग्स होते हैं, और एब्डोमेन के अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी सभी ऑर्गन्स होते हैं। मतलब कि अलग-अलग फंक्शन के लिए 3 हिस्से स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके अंदर भी सेम काम होता है, लेकिन अब इनकी बॉडी के सेगमेंट्स जो कि 3 से काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए बॉडी के कुछ सेगमेंट्स फीडिंग के लिए, कुछ लोकोमोशन के लिए, कुछ रिप्रोडक्शन के लिए और कुछ एक्सक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एनिलीडा और आर्थ्रोपोडा दोनों को क्लोजली रिलेटेड या सिस्टर ग्रुप्स कहा जाता है। इनके अंदर और भी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि इन दोनों के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सिमेट्री दोनों के अंदर बायलेटरल है। दोनों के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक पाया जाता है। दोनों के अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। तो फॉसल रिकॉर्ड से यही प्रिडिक्ट किया जाता है कि इन दोनों का जो एंसेस्टर था शेयर था, लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ पर भी फॉसल रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, और मेनली जोलॉजिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट इवन इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि दोनों ग्रुप्स यानी कि फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा ये एक सिंगल एंसेस्टर से बनने वाली 2 लीनिएजेस हैं। तो जो इनका एंसेस्टर था मेरीन इन्वायरमेंट में रहता था, वर्म लाइक बॉडी थी, एंड दैट वाज बायलेटरली सिमेट्रिकल। उसकी अपनी बॉडी का डिज़ाइन मेटामेरिक था, उसके अंदर भी सेगमेंटेशन थी, और उससे आगे सेगमेंटेड एनिमल्स के ही 2 ग्रुप्स बने। फॉर एग्जांपल ये कि ये जो ए वाली डायग्राम है, ये इनका मेरीन सेगमेंटेड एंसेस्टर है जिसकी बायलेटरल सिमेट्री है, और उससे फिर आगे 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप तो ये वाला जो कि इमेज डी है यानी कि फाइलम एनिलिडा, और एक ये ई यानी कि फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये जो इनके सीटी थे, इससे ही आगे पैरापोडिया बने, और यही जो पैरापोडिया है आर्थ्रोपोडा के अंदर जाकर इन्हीं ने ही आगे लेग्स की शक्ल ले ली। इसकी सपोर्ट में एक एविडेंस इस तरह से भी जाता है कि आपने आर्थ्रोपोडा अभी चैप्टर में तो नहीं पढ़ा, लेकिन पुत्र आपने प्रैक्टिकल में बनाया हुआ है। उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि क्लास डेकापोडा, जिसके अंदर क्रेफिश वगैरह आते हैं, तो उनकी लेग्स के बाद टेल के साथ इस तरह से छोटे छोटे फ़ैन लाइक पंखे की तरह के हैंड फैन जो होता है उस तरह के अपेंडेजेस होते हैं, जिनको स्विमरेट्स कहा जाता है। तो वो पैरापोडिया की ही एक्सटेंडेड फॉर्म होती है। खैर उसके बाद आती है क्लास पोलीकीटा। तो क्लास पोलीकीटा के जो मेंबर्स हैं, ग्रीक वर्ड होता है पोली का मतलब मैनी, कीटा का मतलब होता है हेयर, समंदर में रहते हैं, और इनकी जो लंबाई है ये 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी स्पीशीज़ की तादाद 5300 है, और ये एनिलीटा की 3 क्लासेस के अंदर से सबसे बड़ी क्लास है। तो पोलीकीटा कई तरह के हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, मतलब रहते समंदर में है, लेकिन समंदर की डेप्थ के साथ चूँकि टेम्परेचर बदलता है, लाइट पेनिट्रेशन, प्रेशर, हर चीज़ में फ़र्क आता है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग हैबिटेट्स बन जाते हैं।
इसी तरह से इनके अंदर से भी बहुत सारे ओशन फ्लोर पे रहते हैं, मतलब कि जो रेत की तह है वहाँ पे, चट्टानों और शेल्स वगैरह के नीचे, कोरल रीफ्स के अंदर जो दरारें होती हैं वहाँ पे। कुछ पोलिकीट्स हैं ये बरोअर्स होते हैं, मतलब ये कि अपनी बॉडी वॉल के अंदर कंट्रैक्शन से ज़ोर लगा के रेत वगैरह के अंदर सुरंगें बनाते हैं, उनके अंदर रहते हैं और उसमें से अपना सार थोड़ा बाहर निकाल के रखते हैं। तो जिस तरह से आपने वीडियोस या सोशल मीडिया पे देखी होंगी, समंदर के किनारे वो रेत के अंदर से या वो बेलचे से रेत उठाते हैं और उसको पानी में धोते हैं, उसके अंदर से बहुत सारे एनिमल छान के अलहदा कर लेते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारे ये पोलिकीट्स भी मिलते हैं। कई पोलिकीट्स ऐसे होते हैं कि सैंड ग्रेन, मतलब कि जो रेत के दाने हैं, उनको अपनी बॉडी से सेक्रीट होने वाले केमिकल्स की मदद से जोड़ के एक ट्यूब बना लेते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर म्यूकस की लाइनिंग होती है जिससे ये उनको चुभती नहीं है, और वहाँ पे ये रहते भी हैं, और कोई प्रेडेटर उनको तंग करे तो उसमें छुप भी जाते हैं। नेक्स्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन। मेटामरिज्म के अलावा पोलिकीट का जो नुमाया फ़ीचर है वो ये है कि इनके अंदर बॉडी की साइड्स के ऊपर बड़े हुए हिस्से पाए जाते हैं जिनको पैरापोडिया कहा जाता है। ग्रीक वर्ड पैरा का मतलब होता है बिसाइड और पोडियन का मतलब होता है छोटा सा पाँव, लिटिल फुट। तो ये फैन लाइक अपेंडेजेस होते हैं, इनके अंदर काइटन के रॉड होते हैं जो कि इनको सपोर्ट करते हैं, और इनके सिरों पे बहुत सारे बारीक बारीक बालों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीटी कहा जाता है। तो इसी वजह से क्लास का नेम भी रखा गया पोलिकीटा, मतलब मैनी सीटी। इनके अंदर ये सीटी या ब्रिसल या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। तो ये इनको पानी में तैरने में और रेत वगैरह के अंदर सुरंगें बनाने में या वैसे स्विम करने के अंदर हेल्प करते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है, इसको नेरीज वायरेंस कहा जाता है, और ये इसका माउथ और टेंटिकल्स हैं, और इसकी साइड्स पे, मतलब लेटरल साइड ये वाली और ये वाली, इसके ऊपर ये बहुत सारे जो अपेंडेजेस हैं इनको पैरापोडिया कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रोस्टोमियम। ग्रीक वर्ड प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। तो प्रोस्टोमियम माउथ से थोड़ा सा पहले आने वाला एक ऑर्गन है। तो लोब लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि लिप की तरह का होता है, इस तरह हमारे लिप्स होते हैं ऐसे। इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। आइज़, एंटीनी, एंटीनी एंटीना की जमा होती है, पैल्प्स उभरे हुए हिस्से होते हैं, और सीलिएटेड पिट्स या ग्रूव्स, मतलब कि इस तरह के गड़े या नालियाँ सी बनी होती हैं इसके ऊपर जिनके अंदर सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिएटेड पिट्स या ग्रूव्स इनका नाम होता है नोचल ऑर्गन्स, और ये सेंसरी फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। इनकी बॉडी का जो पहला सेगमेंट उसको पेरिस्टोमियम कहा जाता है, पेरी का मतलब होता है अराउंड। तो माउथ के इर्द गिर्द होता है, यहाँ पे इसके टेंटिकल या सिरी पाए जाते हैं। पोलिकीट्स की जो एपिडर्मस है ये कोलमनर एपिथेलियल सेल से मिलके बनती है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं। और ये फिर अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव एंड नॉन लिविंग लेयर सेक्रीट करती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। और बहुत गहराई में रहने वाले कुछ पोलिकीट्स हैं, इनकी एपिडर्मस के अंदर ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो कि ल्यूमिनिसेंट कंपाउंड पैदा करते हैं, यानी कि इस तरह के पिगमेंट्स जो कि अंधेरे के अंदर चमकते हैं, उनमें लाइट प्रोड्यूस होती है। उस लाइट की वजह से दूसरे एनिमल्स इनकी तरफ को अट्रैक्ट होते हैं अंधेरे में, और ये उनको शिकार करते हैं। तो पोलिकीट्स की कई स्पीशीज़ चल सकती हैं, स्पीड में रेंग भी सकती हैं, या फिर तैर सकती हैं। तो तैरने के लिए पैटर्न ये है कि इनकी बॉडी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये उनको यूज़ करते हैं। बॉडी की दोनों साइड पे मौजूद लॉन्गिट्यूडनल मसल एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और इनके अंदर वेव लाइक मूवमेंट्स पैदा होती हैं जिससे इनकी बॉडी आगे को जाती है। इसके अलावा इनके जो पैरापोडियल मसल्स होते हैं, यानी कि पैरापोडिया के साथ अटैच्ड मसल्स होते हैं, वो और इनके सीटी आपस में अटैच्ड होते हैं। अब ये देखें, ये है डायरेक्शन ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये एनिमल इधर को चल रहा है। चलने का जनरल पैटर्न वही है कि बॉडी के अंदर अंडुलेटिंग वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं, मतलब ये एस पैटर्न के ऊपर जिस तरह स्नेक चलता है इस तरह से चलते हैं। और ये जो मसल्स हैं ये इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के फेज़ दिखाए गए हैं। होता ये है कि बॉडी के दोनों साइड, मतलब ये लेटरल साइड और ये लेटरल साइड, ये मसल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब इस साइड के जो मसल्स हैं ये
रिलैक्स हो गए। मसल रिलैक्स होने से क्या होता है कि इसके जो सीटी होते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये अंदर को खींचे जाते हैं। सेम टाइम के ऊपर जो अपोजिट साइड है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फुली स्ट्रेच हो गए, मतलब लंबे और पतले हो गए। इनकी वजह से पैरापोडियल मसल कंट्रैक्ट हुए और पैरापोडिया और सीटी बाहर को आ गए, मतलब ये यहाँ पे बाहर को एक्सटेंडेड है। यही वेव लाइक मूवमेंट उसके बाद ये इधर से कंट्रैक्ट हो जाएंगे, इधर से रिलैक्स हो जाएंगे, और ये काम ऐसे। उससे ये होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ऐसे वेव लाइक मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं और ये चलते हैं। अब ये जो इसकी 3 टाइप्स बताई गई, अगर ये स्विम करेगा तो अपनी बॉडी के अंदर जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अगर ये स्पीड में रेंग रहा है तो फिर ये उससे कम होगा, और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब ये कि अपनी बॉडी को कम जहमत देगा और फिर आगे चलेगा। इस पैटर्न को याद रखना है, सारे पॉलीकीट्स के अंदर तकरीबन यही पैटर्न है। और जो ओलिगोकीट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली इस तरह से उनकी बॉडी एस पैटर्न के अंदर मूव नहीं करती, वो सीधे चलते हैं और अपने सीटी को फंसा के बॉडी को सीधा आगे को खींचते हैं। उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, अर्थवर्म जो चल रहा होता है उसकी। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो पॉलीकीट्स सुरंगें बना के उसके अंदर रहते हैं, ये सुरंगें बनाने के लिए भी अपनी बॉडी वॉल के मसल्स को यूज़ करते हैं। इनके पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होते जिससे ये रेत या कीचड़ को खोद के उसके अंदर जगह बना लें। ये सिंपली अपना सार उसके साथ लगा के अपने बॉडी मसल्स के ज़रिए ज़ोर लगाते हैं और उसके अंदर आगे को चले जाते हैं। तो कुछ पॉलीकीट जिस तरह से अर्थवर्म को खुश्की के ऊपर हल की तरह से वो चलता है, मतलब मिट्टी को खाता रहता है और उसमें सुरंगें बनाता रहता है। कुछ पॉलीकीट्स होते हैं वो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये काम करते हैं। मतलब रूल याद रखना है कि समंदर के अंदर जो भी चीज़ मरती है, चाहे वो पौधा है, जानवर है, बाहर से कुछ जानवर अंदर जाके मर गया, वो इवेंचुअली उसकी बॉटम में जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको डिफरेंट किस्म की जो फिशेस वगैरह है वो खाते हैं, या केकड़े क्रस्टेशियंस वो खा लेते हैं। उसके फिर जो छोटे मोटे पीसेस नीचे बॉटम सेडिमेंट्स में चले जाते हैं, उनको इस तरह के एनिमल्स खाते हैं। खाते ऐसे हैं कि रेत को निगल लेते हैं और रेत के अंदर से न्यूट्रिएंट्स फ़िल्टर करके निकाल लेते हैं और रेत को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। अर्थवर्म जो कि खुश्की में पाया जाने वाला केंचुआ है, क्लास ओलिगोकीटा, वो यही काम करता है लेकिन मिट्टी के साथ। तो फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पॉलीकीट का डाइजेस्टिव ट्रैक स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल का होता है। इसके अंदर मिजेंट्रीज और सेप्टा, यानी कि इसमें पार्टीशंस होती हैं जो कि इसको बॉडी कैविटी के अंदर इसकी पोजीशन पे रखती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक का जो अगला हिस्सा होता है प्रोबोसिस सूंड की तरह के स्ट्रक्चर के साथ, मतलब इसको रिजेंबल किया जाता है। इसके साथ एसोसिएटेड मसल्स होते हैं जो प्रोट्रैक्टर मसल और रिट्रैक्टर मसल होते हैं। प्रोट्रैक्टर मसल की वजह से जो प्रोबोसिस है, मतलब सूंड माउथ से बाहर आ जाती है, और रिट्रैक्टर मसल उसको वापस खींच के अंदर ले जाते हैं। तो मसल्स के साथ ये सिलोमिक प्रेशर को भी यूज़ करते हैं। प्रोबोसिस के साथ इसके जॉज होते हैं और ये शिकार को झपट्टा मार के पकड़ लेते हैं। जो पॉलीकीट्स प्रेडेटर होते हैं, ये मेनली अपनी सुरंगें जो बनाई वहाँ पे रहते हैं, या कोरल रीफ के अंदर दराड़े क्रेविसेस उनमें रहते हैं। तो जैसे ही ये शिकार इनके पास आता है, ये वर्म फौरी तौर पे अपनी बॉडी के अगले हिस्से को आगे को बढ़ाता है, प्रोबोसिस बाहर निकाल के शिकार को दबोचता है और वापस अपनी सुरंग के अंदर खींच के ले जाता है। तो इसकी चंद टाइप्स ऐसी हैं जिनकी जो जबड़े हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब वहाँ पे पॉइजन ग्लैंड्स होते हैं। जबड़े से काट के उसको पंक्चर करते हैं उसकी स्किन को, और उसके अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये पॉइज़न एक छोटे साइज़ के एनिमल को मारने के लिए होता है, इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो कुछ पॉलीकीट्स हैं ये हर्बीवोर्स यानी कि सब्ज़ी खोर होते हैं, या स्कैवेंजर यानी कि मुर्दा खोर होते हैं, और अपने जबड़ों को यूज़ करके फूड को फाड़ते, मतलब बाकायदा बाइट लेते हैं। कुछ इसमें से डिपॉजिट फीडर होते हैं, इसकी एग्जांपल है रैनिकोला जिसको लग वर्म कहा जाता है। तो ये मेरीन सेडिमेंट यानी कि रेत वगैरह को निकलते हैं, उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को छांट के अलहदा कर लेते हैं और रेत को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं।
इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक, इसके अंदर एक फेरेंक्स होता है, जो बाहर निकले तो उसका प्रोबोसिस बन जाता है। स्टोरेज सैक है जिसको क्रॉप कहा जाता है। उसके बाद ग्राइंडिंग ऑर्गन है जिसको गिजर्ड कहा जाता है। इंटेस्टाइन इनकी लंबी होती है और स्ट्रेट होती है। तो इनके और अर्थवर्म के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंटरनली आपस में मैच करते हैं। इस वजह से ये जो फिगर 13.13 है वो इनके लिए भी यूज़ की जाती है और अर्थवर्म के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर एक्स्ट्रा सेलुलरली डाइजेस्ट, यानी कि इसकी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होता है, और जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल हैं वो इंटेस्टाइन से गुजरते हुए बॉडी से बाहर चले जाते हैं। उनको कहा जाता है कास्टिंग्स। तो वो जिस तरह से खाले वगैरह के किनारे पे बगीचे में मिट्टी की वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं ढेर की फॉर्म में पड़ी, वो वही मिट्टी होती है जो केंचुए ने खा ली होती है। उसके अंदर से जो गले सड़े पत्ते और ऑर्गेनिक मैटर वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है, मिट्टी को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो पोलीकीट्स यही काम करते हैं लेकिन रेत के साथ। तो ये इनकी इंटरनल एनाटॉमी है। ये अर्थवर्म है, लेकिन जो पोलीकीट्स होते हैं वो भी अंदर से ऐसे ही होते हैं। ठीक हो गया। तो ये इसकी इंटेस्टाइन दिखाई गई है, और यहाँ पर एनएस पर ख़त्म हो जाती है। और ये जो रेड कलर से हैं ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये मेन ब्लड वेसल जिसको एओर्टा कहा जाता है, ये इसके हार्ट्स हैं। हार्ट्स के साथ 5 लिखा है कि 5 होते हैं, लेकिन ये कई बच्चे कहते हैं कि इंसान के अंदर एक दिल होता है, केंचुए के अंदर 5 होते हैं। कुछ और ऐसे लोअर एनिमल्स हैं जो कि हैं तो सिंपल, लेकिन उनके अंदर 10-12 हार्ट्स होते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस हुए इस हिसाब से। तो ये हमसे ज़्यादा एडवांस नहीं हुए, ये सिंपल एक ब्लड वेसल है जो थोड़ी मोटी है और ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पंप करती है। इसके बरक्स जो इंसान का या कम्प्लेक्स एनिमल का हार्ट है जो एक होता है, एक तो वो बहुत बड़ा ऑर्गन है, कम्प्लेक्स है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और एक टाइम में ब्लड 2 डायरेक्शंस के अंदर मूव करता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो यही डायग्राम हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद इसी के अंदर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दिखाया गया है, ये वाला नीचे वाला। इसका मस्कुलर सिस्टम है, मतलब कि ब्राउन वाले इसकी क्यूटिकल है, फिर इसके नीचे इसके मसल्स वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, कई पॉलीक्यूट जो सीडेंट्री हैं, या मतलब कि एक ही जगह पे रहते हैं या ट्यूब्स वगैरह बना के उसके अंदर रहते हैं, ये फ़िल्टर फीडर होते हैं, क्योंकि अपनी जगह से कहीं नहीं जाते, इसलिए पानी के साथ जो फूड पार्टिकल आते हैं उनको पानी में से फ़िल्टर करके खा लेते हैं। इनके पास प्रोबोसिस नहीं होता है जिससे शिकार को जो पट्टा मार के पकड़ लें, इसलिए इनके पास दूसरे फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ ट्यूब्स में रहने वाले एनिमल जिनको फैन वर्म्स कहते हैं या क्रिसमस ट्री वर्म्स कहते हैं, इनके ऊपर जिस तरह से फ़ैन के चारों तरफ वो उसका फैला हुआ हिस्सा होता है वैसे, या बर्ड का फीदर होता है उसके बारीक बारीक ब्रिसल्स होते हैं, इसके अंदर भी वैसे ही पाए जाते हैं। उनको कहा जाता है रेडियोल्स, जो फनल शेप फ़ैन बनाते हैं। रेडियोल्स के सेंटर के अंदर इसका माउथ होता है। तो रेडियोल्स के ऊपर सीलिया होते हैं जो फूड को कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद फूड पार्टिकल्स को रेडियोल के दरमियान वाली लाइन से गुजार के उसके माउथ तक पहुंचा देते हैं। इसके सीलिया के साथ सॉर्टिंग मैकेनिज़्म होता है, मतलब इस तरह का इसके पास सिस्टम होता है जिससे जो ऐसे पार्टिकल इसके माउथ के साइज़ से बड़े हैं या फूड नहीं है, कोई रेत वगैरह का ज़र्रा, ये उसको माउथ तक नहीं पहुंचने देते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये फैन वर्म वगैरह आपकी क्लासिफिकेशन में हैं। उसके अलावा जो आपके ग्रुप की डीपी लगी हुई है इसके अंदर भी ये फैन वर्म्स और क्रिसमस ट्री वर्म्स ही बने हुए हैं। एक और फ़िल्टर फीडर है, उसको कीटोप्टेरस कहते हैं। आप इससे बखूबी वाकिफ़, आपने प्रैक्टिकल में बनाया था। ये भी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक यू शेप की ट्यूब सेक्रीट करता है और उसके अंदर रहता है। ये अपने माउथ से एक म्यूकस का बना हुआ बैग सा बाहर निकालता है, उसके साथ फूड पार्टिकल्स चिपक जाते हैं। इसके फूड पार्टिकल्स बहुत छोटे, यानी कि 1 माइक्रोमीटर के आसपास साइज़ के होते हैं। इसकी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट नंबर 14, 15 और 16, इसके पैरापोडिया फैंस के अंदर मॉडिफाइड होते हैं। ये फिल्ट्रेशन करंट में, यानी कि पानी में ऐसा बहाव पैदा करते हैं जिससे फूड को फ़िल्टर करें, और जब ये म्यूकस बैग फुल हो जाता है तो उसको वापस निकल देता है।
आप लोगों ने इसकी डायग्राम चूँकि बनाई भी है, लेबल भी की है, लार्ज फैन, स्मॉल फैन, फीडिंग फैंस वगैरह, तो ये आपको पता है। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो अनडाइजेस्टेड फूड या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो जो पॉलीकीट फ्री लिविंग, उनको तो मसला ही कोई नहीं, वो उसको ईज़िली एक्सक्रीट कर सकते हैं। वो जो ट्यूब्स के अंदर रहते हैं उनको मसला है। अब इसमें होता ही है कि कुछ इसके अंदर से पॉलीकीट्स, उनकी ट्यूब ऐसे यू की शेप की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये येलो लाइन को समझें कि ये समंदर की तह है। उनकी ट्यूब इस तरह से यू की शेप में होती है, यानी कि उसके दोनों सिरे रेत से बाहर होते हैं। तो उस तरह के एनिमल को मसला कोई नहीं, मतलब वो जो चीज़ खाएगा उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजर के ट्यूब के दूसरे सिरे से पानी के फ्लो के साथ चली जाएगी। हाँ, जो कुछ की ट्यूब्स हैं इस तरह सीधी होती हैं, उनको फिर एक्सक्रीशन के अंदर मसला आता है। फिर ये करते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया लगे होते हैं, जो उस ट्यूब के अंदर से जो वेस्ट है उसको प्रोपेल करके पानी के साथ बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो पॉलीकीट्स जो कि सबस्ट्रेट्स यानी कि समंदर की तह में रहते हैं, वहाँ पे मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है, तो वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 20 से लेके 40% डायरेक्ट अपनी बॉडी वॉल के अक्रॉस एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम के ऊपर डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि जो भी चीज़ डीकम्पोज होती है वो अपनी सिंपलर फॉर्म के अंदर और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर वापस रिटर्न हो जाती है। काम फंगस और बैक्टीरिया करते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को पौधे, जानवर वगैरह दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो ये सिंपल शुगर्स के अंदर टूटते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड और फिर अमोनियम आयन वगैरह की फॉर्म में टूट जाते हैं, और जो लिपिड्स होते हैं फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह की फॉर्म में टूट जाते हैं। तो ये इनको सिंपल फॉर्म के अंदर डायरेक्ट अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन वाला मेथड है ये दूसरे एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन वो एनिमल्स अपनी एनर्जी का मैक्सिमम 1% इस तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये चूँकि शुरू से जब से बने इसी सिस्टम पे रिलाई कर रहे हैं, इसलिए अपनी टोटल एनर्जी का 20 से लेके 40% एब्जॉर्ब्ड फूड की मदद से पूरा कर लेते हैं।